और जो अभी चीन की यात्रा की है अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और G2 का कॉन्सेप्ट लाया है। G2 तो तुम समझते ही हो, ग्रुप 2 यानी अमेरिका चाइना। तो कभी पता ही नहीं चलता है कि दोनों दोस्त हैं या दोनों दुश्मन। इतने सारे मिसकैलकुलेशन के बीच भारत को अपना रास्ता अब खुद अख्तियार करना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट्स, आप सभी लोग सार्क तो जानते ही होंगे। पहले सार्क का मुद्दा सुन लीजिए। देखिए, तो सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉन्फ्रेंस, इसका गठन हुआ था 1983 में। पहले 7 देश हुए, फिर 8 देश हुए, कुछ को ऑब्जर्वर्स भी बनाया गया। शुरू शुरू में भारत इसको लेकर बहुत ही उत्साहित था। हमें याद है कि जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो सार्क को लेकर भारत सरकार के बीच बहुत ज्यादा उत्साह था। राजीव गांधी की सरकार थी तो सार्क के एक्टिवेशन की बात होती थी। बीच में भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार भी हुआ था। राजीव गांधी की सरकार थी, उधर बेनजीर भुट्टो की सरकार थी। थोड़े समय तक सार्क ऐसा लगा कि सार्क एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। एक हम लोगों के साउथ एशिया और कुछ ईस्ट एशिया के देश, ज्यादातर साउथ एशिया के ही हैं, इन देशों को मिलाकर बनता है बीमस्टेक। तो सार्क और बीमस्टेक दोनों आमने सामने थे। एक टाइम था कि सार्क का ज्यादा महत्व था। फिर क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब होने लगे, और विशेषकर कारगिल युद्ध के बाद जब दोनों के संबंध खराब हुए, बीच में कंपोजिट वार्ता भी शुरू हुई थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कंपोजिट वार्ता भी शुरू हुई थी पाकिस्तान के साथ। तो बीच बीच में संबंध सुधरने के आसार भी नजर आए, लेकिन संबंध सुधर नहीं पाया। अंत में 2014 में जिसकी बैठक हुई थी, तो अंतिम बैठक इसकी हुई, उसके बाद उसको इंडिया ने वर्चुअली डंप कर दिया। उसको सार्क में कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल का तो कोई भी मंत्री ने उसको विजिट भी नहीं किया, और काठमांडू में बैठक के बाद एक तरह से डिफंक्ट ही हो गई। तो डिफंक्ट हो गई तो अभी बहुत दिनों के बाद ये अब चर्चा में ये बात चल रही है कि सार्क को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। ये मांग भारत की तरफ से नहीं उठी, ये मांग उठी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से। और बांग्लादेश में तुम देखते हो उसके जो कार्यकारी जो प्रशासक थे जिस समय, मोहम्मद यूनिस, तो मोहम्मद यूनिस ने 2025 में यूएनओ में मुद्दा पहले उठाया। फिर दिसंबर 2025 में ही यही मुद्दा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उठाया। उसके बाद हाल में तुम देख रहे हो कुछ समय पहले जब पाकिस्तान के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का जब वहां पर जब उनका बरियल हो रहा था, तो उनका जो लास्ट सेरेमनी चल रहा था, तो उसमें जो साउथ एशिया के बाकी नेतागण जब एकत्रित हुए, तो फिर मोहम्मद यूनिस ने एक बार चर्चा छेड़ दी कि समय आ गया है कि हम लोग सार्क को पुनर्जीवित करें। एक बार चाइना ने क्या किया, चाइना ने गेम प्लान रचा, सोचा है पाकिस्तान के थ्रू हम सार्क को पुनर्जीवित कर देते। फिर इस बीच भारत ने महसूस किया कि वो साउथ एशिया से भारत निकल चुका था, भारत चला गया था मिनीलैटरल रिलेशंस की तरफ। उधर एशिया, उधर वो इंडो पैसिफिक में चला गया, क्वाड के साथ उसने अपने संबंध मजबूत किए। फिर वो IOAR के साथ मजबूत किए, बीमस्टेक के साथ भारत ने अपने संबंध को एक्टिवेट किया, एशियान के साथ भारत ने अपने संबंध को मजबूत किया। उसके बाद जो भारत है वो भारत, उसके बाद फिर एक आपने सुना होगा I2U2, जैसे इंडिया, इजराइल एंड UAE एंड USA, इस संगठन से भारत जुड़ गया। उसके बाद फिर भारत IMEC की तैयारी करने लगा। फिर इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के प्रोजेक्ट से जुड़ गया। तो इसको बोलते हैं मिनीलैटरलिज्म। मिनीलैटरलिज्म का मतलब होता है कि लघु समूह,
भारत छोटे छोटे लघु समूह के आधार पर कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट करना शुरू किया, कुछ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट करना शुरू किया और धीरे धीरे भारत सार्क से निकल गया। क्योंकि भारत की दुविधा यह थी कि भारत जब भी सार्क में एक्टिव होता था तो कुछ देश उसको बिग ब्रदर सिंड्रोम के तहत भारत का विरोध करने लगते थे। तो भारत देखा कि भाई हमारे साथ मजबूरी ये है कि हम सार्क को जब छोड़ते हैं तो यहां पर खालीपन आने लगता है, लेकिन सार्क से जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, सार्क से निपटने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसे देश है जो उसको बिग ब्रदर सिंड्रोम के तहत लेने लगते हैं। तो बगल में ठीक है ना, वो तो कहा नीचे झुके हुए। तो दूसरी बात कि इंडिया ने महसूस किया है इधर हाल में कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप देखते हो मर्कोसूर है, लैटिन अमेरिका में है, या फिर अमेरिका में ही नाफ्टा है, या फिर आप देखते हो इधर एशियन कंट्री है, उधर तुम देखते हो उधर लैटिन अमेरिका में फिर एक सेलैक है। इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बने, और उन ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 10%, 15% और एशियान में 25% तक वहां की इकोनॉमी का इंटीग्रेशन हो गया है, और 25% तक वहां पर जो ट्रेड है वो ट्रेड की मात्रा 25% तक हो चुकी है। लेकिन साउथ एशिया का ये सार्क से ज्यादा डिफंक्ट पूरे दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो सार्क है वो सार्क में मात्र 5% ट्रेड हो रहा है। साउथ एशिया के देश आपस में मात्र 5% ही ट्रेड कर पा रहे। तो फिर भारत ने दो तीन कारणों से इस चीज को देखा है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो 2-3 कारण क्या है वो भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। क्योंकि भारत के निकलने से जो खालीपन आया है उसको चाइना ने भर दिया है मोतियों की माला नीति से। और चाइना ने आज से 12 वर्ष पहले अगर तुम स्थिति देखो तो स्थिति दूसरी थी। तो अमेरिका भारत का मित्र था। दूसरा, चाइना की साउथ एशिया में इतनी घुसपैठ नहीं थी। वर्तमान में क्या हुआ है कि चाइना से और भारत के साथ भी चाइना का घुसपैठ बहुत बढ़ गया है साउथ एशिया में, और अमेरिका भी साउथ एशिया की राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लगा है। वह अमेरिका जो भारत का मित्र नहीं रहा। और जो अभी चीन की यात्रा की है अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और G2 का कॉन्सेप्ट लाया है। G2 तो तुम समझते ही हो, ग्रुप 2 यानी अमेरिका चाइना। तो कभी पता ही नहीं चलता है कि दोनों दोस्त हैं या दोनों दुश्मन हैं। इतने सारे मिसकैलकुलेशन के बीच भारत को अपना रास्ता अब खुद अख्तियार करना पड़ेगा। करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। मणिकांत सर का GS मंथन इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब YouTube पर मात्र 299 रुपए के मासिक शुल्क पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।